होते हैं ओव्यूलेटिंग वीक में, दे आर एक्चुअली द बेस्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू फील हेल्दियर, यू फील हैप्पियर, and also the sex drive is more during the ovulating week, so automatically the chances of conception become higher. एक जो ट्रेडिशनल इंडियन मील है, इंडिया इज़ वन कंट्री जिसके मील में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वेदर इट्स प्रोटीन्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इनफैक्ट हमारा दही भी इंक्लूडेड होता है जिससे हमको लैक्टोबैसिलस मिलता है। तो आपको टेस्ट और न्यूट्रिशन का परफेक्ट बैलेंस इंडियन मील में मिलता है। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करें और जो हमारा देसी घरेलू खाना है उसके ऊपर ही हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। हमारे पास वैरायटी भी है, एंड ये चीज़ हमको राइट फ्रॉम प्री प्रेगनेंसी टू पोस्ट डिलीवरी हर स्टेज पर इम्पॉर्टेंट है। प्रीनेटल विटामिन्स हम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, विच इज़ मेनली फॉलिक एसिड एंड DHA। ये दिया जाता है मदर्स को बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स प्रिवेंट करने के लिए। इस नॉर्मली ऐसा नहीं है कि प्रीनेटल विटामिन्स खाली डेफिशिएंट वुमेन को देते हैं, वो हर एक लेडी को दिया जाता है टू एंश्योर कि उनकी बॉडी में सही मात्रा ऑफ विटामिन्स हो, ताकि ये जो प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशंस हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, उनको हम प्रिवेंट कर सकें। आपको चाहिए आपकी वैक्सीनेशन यानी कि टीके जो हैं एटलीस्ट 6 महीने पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड जैसी चीज़ें आप 6 महीने पहले करवा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है, चाहे वो शुगर है यानी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी, थायराइड जैसी चीज़ें हैं, उसको अंडर कंट्रोल रखें। फैमिली हिस्ट्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी फैमिली में किसी भी तरह की बीमारी है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो हाइपरटेंशन है या थायराइड है, उसकी जांच करवाएं। वेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका जो वेट होना चाहिए वो नॉर्मल BMI रेंज में होना चाहिए। अगर आप ओवरवेट हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अंडरवेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज वो ओव्यूलेशन साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। अब वक्त है जानने का कि प्री कंसेप्शन में रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन के रिच फूड सोर्सेस क्या हैं। तो आपको चाहिए एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट लें, जैसे कि आप 50 to 60% ऑफ कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, 10 से 20% फैट या प्रोटीन ले सकते हैं। डाइट में फाइबर ज़्यादा होना चाहिए और बाकी तरह के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो फॉलिक एसिड के बारे में अगर बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। आप प्री कंसेप्शन के दौरान ही इसको 400 mg अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसका जो रिचेस्ट फॉर्म है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, माने कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे मूली की पत्ते हो गए, मेथी, पालक, धनिया पत्ती जैसी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आयरन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो भी जो है रिच होता है हरी पत्तेदार सब्जियों में। इसके अलावा हैंडफुल ऑफ नट्स। आयरन की बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए आपको चाहिए विटामिन सी, जो पाया जाता है सभी तरह के सिट्रस फ्रूट्स में। आप ले सकते हैं संतरा, मौसमी, गुआवा, आंवला जैसी चीज़ें। विटामिन ई जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाता है। तो आप अपनी डाइट में लें, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी डाइट में फ़िश ऑयल भी ले सकते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ना ही तो ये आपके हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है बट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग अप योर मसल्स। तो आपको चाहिए, आप लें दूध या दूध से बनी चीज़ें, आप ले सकते हैं चिकन, फिश, मीट जैसी चीज़ें, अंडा भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर पनीर, सोया, टोफू जैसी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। विटामिन B6 और B12 की कमी ज़्यादातर वेजिटेरियन लोगों में पाई जाती है। विटामिन B6 जो है उसका जो इनटेक है आप ले सकते हैं अबाउट 2 mg पर डे, और B12 की जो है इट्स अबाउट 2.5 माइक्रोग्राम्स पर डे। ये भी जो है अपनी डाइट में रिच करने के लिए आप ले सकते हैं फ़िश, एग, चिकन, पर अगर आप वेजिटेरियन हैं आप ले सकते हैं एवोकाडो, सनफ्लावर सीड्स, केला जैसी चीज़ें। प्री कंसेप्शन के दौरान ज़रूरी है कि आप अवॉइड करें प्रोसेस जंक फूड। करूँगी फॉलिक एसिड का क्या इम्पोर्टेंस है प्रेगनेंसी में, उसे कब स्टार्ट करना चाहिए, कितने दिन लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। फॉलिक एसिड आपको सामान्यतः 2 महीने पहले प्रेगनेंसी के स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट है उसके लिए जो सेल्स तैयार होते हैं वो
अराउंड 52 डेज़ पहले स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप 2 महीने पहले से फॉलिक एसिड ले रहे हैं तो बच्चे का न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट अच्छा रहता है। फॉलिक एसिड इम्पॉर्टेंट है कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए भी, जिससे हमारे न्यूरल सेल्स तैयार होते हैं। अगर फॉलिक एसिड अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं लिया जाता है तो बच्चे को स्पाइना बाइफिडा या एनेनकेफेली जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रेकमेंडेड डोज फॉलिक एसिड का होता है 400 माइक्रोग्राम। हमारे मार्केट में अवेलेबल फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम का टैबलेट है जो हम यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं सब महिलाओं को। फॉलिक एसिड एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स का एक सब विटामिन है। ये अगर थोड़ा ज़्यादा डोज में भी लिया जाए तो यूजुअली कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, इसलिए इसको कंपलसरी आपको 2 महीने पहले स्टार्ट करना चाहिए और थ्रू आउट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंटिन्यू करना होता है 12 हफ्ते तक। फॉलिक एसिड का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है कुछ कंडीशंस में, जैसे अगर आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी है, एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं, तो अगर आप एपिलेप्सी की कोई दवाएं ले रहे हैं या आपको कोई हिस्ट्री है प्रीवियस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की। तो सब महिलाओं को यही एडवाइस है कि अगर आप आपका प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपके डॉक्टर से ज़रूर मिलिए प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए और फॉलिक एसिड स्टार्ट करें। कुछ प्रिपरेशन जो है वो करनी स्टार्ट कर दी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कौन सी ऐसी तैयारियां होती हैं जो कि आपको कर लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ज़्यादातर लेडीज़ को जब तक पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, तब तक उनके बेबी का जो न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है। और ये न्यूरल ट्यूब जो होती है यही आगे चल के बेबी का ब्रेन और उसकी स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। तो न्यूरल ट्यूब का जो डेवलपमेंट होता है वो कई चीज़ों से अफेक्ट हो सकता है। इसमें जो पहला टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, जो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और ख़ास तौर पे अगर आप एटलीस्ट 3 महीने पहले से अगर ये तैयारी शुरू कर दें, तो आपके बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है, अदर ऑर्गन्स के भी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये क्या है, पहली चीज़ कि आपको अपने मल्टीविटामिन्स और साथ में फॉलिक एसिड लेना जो है वो ज़रूर स्टार्ट कर देना चाहिए एटलीस्ट 3 महीने पहले से। यानी कि अगर आप 3 महीने के बाद प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो 3 महीने पहले से आप जो मल्टीविटामिन्स की अपनी डोज है और फॉलिक एसिड ये लेना स्टार्ट कर दीजिए। फॉलिक एसिड जो होता है ये आपके बेबी के न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल एक एलिमेंट होता है। और जिन महिलाओं में फॉलिक एसिड की कमी होती है उनमें फिर बच्चे में कुछ बर्थ डिफेक्ट्स यानी कि जन्म से ही जो डिफेक्ट्स बेबी में मिल सकते हैं वो होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। इनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहा जाता है। इससे बेबी के ब्रेन के विकास पे असर पड़ता है। इसके अलावा जो विटामिन हैं आपके, वो आप सभी तरीके के विटामिन बहुत ज़रूरी होते हैं डेवलपमेंट के लिए, बेबी के लिए। खासतौर की जो विटामिन B12 होता है वो बेबी के नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा विटामिन D है जो कि बेबी के जो स्केलेटल सिस्टम होता है, उसकी हड्डियों का जो डेवलपमेंट होगा जिन सेल्स से, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से अगर आप एटलीस्ट 3 महीने पहले से, जब आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, आप अपने मल्टीविटामिन्स और फॉलिक एसिड लेना अगर शुरू कर सके तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ होगी एक हेल्दी बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ जो मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आपका वेट ज़्यादा रहता है तो आप ऐसा करिए कि अपने वेट को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, क्योंकि जनरली देखा गया है, पहली चीज़ तो ये कि अगर वेट ज़्यादा होता है तो कई बार तो कंसीव करने में भी दिक्कत आती है, और अगर कंसेप्शन हो भी जाता है तो फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं। तो इसके लिए देखिए, बेसिक जो फॉर्मूला है, सिंपल सी चीज़ है जो सबके समझ में आएगी कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, मदर की बॉडी हेल्दी है, तो बेबी भी हेल्दी पैदा होगा। इसीलिए आपको ज़रूरत है इसमें कि आप अपना एक हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन करिए। बहुत ज़्यादा ओबेसिटी जो होती है वो कंसीव करने में भी दिक्कत करती है, आगे प्रेगनेंसी में भी थोड़े और इसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी डाइट अच्छी करनी है और थोड़ा एक्सरसाइज की हैबिट डालनी है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे पाएंगे।
थर्ड चीज़ जो है जिसके बारे में आपको ख्याल रखना है वो ये है कि कई बार महिलाएं होती हैं उनको पता नहीं होता है कि उनको जो थायराइड है उनके बॉडी में उसके लेवल्स ठीक हैं कि नहीं है, और हाइपोथायरॉयडिज्म उनको होता है लेकिन उनको पता नहीं होता है या डायग्नोसिस नहीं बन पाती है। लेकिन ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ये प्रेगनेंसी के लिए और बेबी के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो अगर आप पहले से ही 2-3 महीने पहले से ही आप प्लान कर रही हैं, आपको पता है कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो अपने थायराइड हार्मोन के लेवल्स ज़रूर चेक करा लीजिए। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपका थायराइड हार्मोन लेवल्स प्रॉपर मैनेज नहीं है, इसमें चिंता करने की बात इसलिए नहीं होती है कि अगर आपका प्रॉपर डायग्नोसिस बन गया टाइम से और आपने टेस्ट कराया और आपका आया कि आपका थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स जो हैं कम है या ज़्यादा है, तो आप उसके लिए मेडिसिन ले सकती हैं, आपके जो हार्मोन के लेवल्स हैं वो मैनेज हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप प्रेग्नेंट होने से पहले ही अपने जो थायराइड हार्मोन के लेवल्स हैं वो मैनेज कर लें मेडिसिन को लेकर। अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, आगे आपकी जो प्रेगनेंसी होगी वो हेल्दी होगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, और अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है बेबी के डेवलपमेंट में। तो क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है बेबी का, वो पहले जो प्रेगनेंसी के जो शुरुआती 12 हफ्ते होते हैं, यानी कि जो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही होती है, उसमें तो काम करना बेबी का शुरू भी नहीं करता है उसका थायराइड ग्लैंड। तो वो थायराइड हार्मोन्स के लिए आपकी बॉडी पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि आपके ब्लड में जो हार्मोन लेवल्स होते हैं उन्हीं से उसका काम चलता है। अब अगर ये हार्मोन्स की मात्रा जो है ये इम्बैलेंस्ड है या सही नहीं है आपकी बॉडी में, तो उससे बेबी के डेवलपमेंट पे काफ़ी असर पड़ सकता है। इसमें ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और वो अनकंट्रोल्ड होता है, यानी कि मैनेज नहीं किया गया होता है, तो इससे बच्चे के जो मानसिक विकास होता है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। बच्चे की आईक्यू पर, यानी कि उसका जो इंटेलिजेंस कोशेंट होता है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले से अपना जो थायराइड लेवल्स हैं हार्मोन के वो मैनेज कर लें, और अगर आपकी डायग्नोसिस नहीं बनी है एक बार ज़रूर टेस्ट करा के आप चेक कर लें कि कहीं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है, तो उस केस में अगर प्रेगनेंसी के दौरान पता चलेगा तब तक थोड़ी देर हो चुकी होगी। तो इस तरीके से आप पता कर ले। इसके अलावा अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें देखा गया है कई बार अर्ली स्टेजेस में मिसकैरेज के भी चांस होते हैं, यानी कि कई बार महिलाओं का मिसकैरेज शुरुआती प्रेगनेंसी में हो जाता है अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल जो है वो ठीक। मिसकैरेज के अलावा और जो रिस्क रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ वो ये होता है कि प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है बेबी का, यानी कि जब तक बेबी के ऑर्गन्स पूरी तरीके से मैच्योर हुए भी नहीं है उससे पहले ही डिलीवरी हो जाए, ऐसी कंडीशन हो सकती है। या फिर अगर फुल टर्म पे डिलीवरी होती है तो जनरली बेबी का जो बर्थ वेट होता है वो लो होता है, और लो बर्थ वेट होना बेबी का अच्छा नहीं माना जाता है बेबी की हेल्थ के लिए। आगे चल के भी इससे कोई बीमारियां या प्रॉब्लम्स के रिस्क थोड़े बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बेबी के ऊपर तो ये बुरा असर हो ही सकता है कि आपका मिसकैरेज हो सकता है या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, और आपके लिए भी इसमें काफ़ी रिस्क होता है क्योंकि आपका इसमें फिर ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ। क्लेम्शिया नाम का एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी का, जिसपे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी में, इसका चांस जो है बढ़ जाता है अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। आप में एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, यानी कि जिसको आम भाषा में आप लोग खून की कमी कहते हैं, उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो कुछ महीने पहले से ही, एटलीस्ट 3 महीने पहले से, क्योंकि थायराइड की दवाओं को काम करने में भी कुछ टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने आज थायराइड की मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी और कल से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम लगता है आपको ठीक होने में और आपके थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल आने में। तो ऐसे में अगर आप कम से कम 3 महीने पहले अपना जो थायराइड हार्मोन के लेवल्स हैं वो चेक करा लेती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आपको टाइम से आप मेडिसिन स्टार्ट कर सकती हैं और आपके पास काफ़ी टाइम होता है कि आप अपने हार्मोन लेवल्स को कंट्रोल कर लें। उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी जो है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है और आपके बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, वो भी वहाँ पे अच्छी होती है। अब नेक्स्ट चीज़ की बात अगर हम कर लें तो दूसरी चीज़ जो आपको टेस्ट करानी है और देखना है वो ये है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हैं कि नहीं है। कई बार पता नहीं चलता है और आपको अगर डायबिटीज़ है,
प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, तो उसमें बहुत रिस्क होते हैं। डायबिटीज़ अगर आपको है तो उसमें भी जो आपकी प्रेगनेंसी होती है वो हेल्दी नहीं हो पाती है। इसीलिए अगर आप 3 महीने पहले से अपना ब्लड शुगर लेवल भी एक बार चेक करा लें और पता कर लें कि अगर आपको नहीं है डायबिटीज़ तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप उसका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होना काफ़ी रिस्की हो। कंट्रोल डायबिटीज़ के साथ भी यही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आपको मिसकैरेज हो सकता है, बेबी का प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ हो, उससे पहले उसकी डिलीवरी हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर बेबी को जन्म के बाद सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिससे कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा एक और जो चीज़ होती है वो, अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो आपके बेबी में जन्म के बाद एक हाइपोग्लाइसीमिया नाम की कंडीशन डेवलप हो सकती है, जिसमें कि बेबी के ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स काफ़ी लो हो जाते हैं। ये भी एक सीरियस कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इसमें बेबी को फिट्स पड़ने के, कन्वर्जन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। साथ ही अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है आपको प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बेबी का वेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि करीब 4 kgs तक का बेबी आपका डिलीवर हो सकता है। तो उस केस में फिर आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो हैं बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करेंगी ऐसे बड़े साइज़ के बेबी के साथ, तो बेबी को इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है डिलीवरी के दौरान। तो इसीलिए ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से अगर आपको टाइम से पता चल जाए कि आपकी शुगर बढ़ी हुई तो नहीं है, पहले से जब आपने प्रेगनेंसी प्लान करी है उससे पहले से पता चल जाए, तो काफ़ी टाइम रहता है कि आपकी उस बढ़े हुए शुगर लेवल को वहाँ पे अगर मैनेज कर लिया जाता है तो आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है और आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती हैं। इसके अलावा लास्ट प्रेशर जो है वो ज़रूर चेक करवाइए। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो प्रेगनेंसी के दौरान इसके काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बेबी के लिए भी और आपके लिए भी। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और इसे कंट्रोल में नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे के लिए जो प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है, खून की सप्लाई जो आपसे बच्चा लेता है, उसी के थ्रू बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, वो कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई कम होती है तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, सही से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, प्रॉपर ग्रोथ। तो इस वजह से बच्चे का लो बर्थ वेट हो सकता है जन्म के टाइम पे, जो कि अच्छा नहीं होता है उसकी हेल्थ के लिए। इसके अलावा उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। अगर देखिए प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ऐसे में कई बार बेबी को जन्म के बाद थोड़े सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और उसके अलावा उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रीमेच्योर डिलीवरी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। प्रॉब्लम जिसका रिस्क बढ़ जाता है अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो होती है प्लेसेंटल एब्रप्शन। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो आपके यूट्रस से डिटैच होने लगता है, अलग होने लगता है आपकी डिलीवरी से पहले ही। तो उस कंडीशन में आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि आपके लिए और आपके बेबी दोनों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। तो इस तरीके से कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपका ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर हाई रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये तो काफ़ी रिस्की कंडीशन होती है। इसके ऊपर मेरे 2-3 वीडियोस ऑलरेडी हैं हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर, आप मेरे चैनल को विजिट करके ये वीडियोस देख सकती हैं। इनसे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में और इसके जो रिस्क होते हैं उनके बारे में। तो आज मैंने आपको बताया कि आपको अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो क्या क्या तैयारियां शुरू कर लेनी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करिए तो एटलीस्ट 3 महीने पहले से आप अपने मल्टीविटामिन और फॉलिक एसिड लेना ज़रूर शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आप अपने कुछ टेस्ट्स करवाइए और ये इंश्योर करिए कि आपको कुछ पर्टिकुलर बीमारियां तो नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर ये आपका डायग्नोसिस बन जाता है तो इसे प्रॉपरली मेडिसिन लेके मैनेज कर लीजिए, क्योंकि 3 महीने का टाइम काफ़ी होता है इसको मैनेज करने के लिए। अगर आप मैनेज कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप ये चेक कर लीजिए कि आपकी शुगर नॉर्मल है कि नहीं है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। अगर है तो आप उसका ट्रीटमेंट लेके अपना प्रॉपर जो लेवल्स हैं वो मैनेज कर लीजिए। उससे आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी डिलीवर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लास्ट चीज़ जो है मैंने आपको बताई कि आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर मॉनिटर करा लीजिए और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको आप मैनेज करने की कोशिश वहाँ पे कीजिए। होपफुली आपको ये वीडियो कुछ अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर आपको यूज़फुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं गैप नहीं होता था, जो लड़की होती थी बहुत यंग होती थी, उन्हें पता ही नहीं होता था कि क्या प्रिपरेशन है जिससे बेबी हेल्दी होगा। तो अब हम लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, पहले से ही हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन के टच में रहते हैं
कि क्या हमें ध्यान रखना है। लेकिन जनरली भी इन केस आप नहीं टच में है कुछ भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। आपको पता होंगी तो आप अपने जानने वालों को बता सकेंगे, अपने आस पड़ोस में बता सकेंगे और सबसे बात शेयर कर सकेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि आपका जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जो टीका है वो बच्चे को बहुत सारी जानलेवा बीमारियों से बचाता है। और इसमें मैं बता दूं, हम जानते ही हैं जैसे मदर में जो चीज़ें होती हैं वही बच्चे में जाती हैं, तो बीमारियों के साथ भी यही चीज़ है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों में कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स कर देंगी, जो पेट से ही प्रॉब्लम्स बच्चे में हो जाएंगी और वो बहुत सीरियस हो सकती हैं। और उन्हें अगर हम मदर को टीके लगाए हुए हैं तो वो हम बच्चों में ये प्रॉब्लम्स बचा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि बचपन का आपका जो भी टीकाकरण है वो पूरा है, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और हो सके तो आप MMR नाम का टीका है वो फिर से लगा सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी जब आप 6 महीने बाद प्लान कर रहे हैं तब, वो ज़रूर लगवा लीजिए। और आपका हेपेटाइटिस बी का टीका अगर नहीं लगा है वो लगवा लीजिए। आपको टाइफाइड का टीका अगर बचपन में नहीं लगा था वो लगवा लीजिए। ये सारी तैयारी आप रखिए टीकों के बारे में। तो इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप जाकर के जो भी आप जानने वाले डॉक्टर है उनसे पूछिए या मुझसे क्वेरी करिए, लेकिन हाँ, ये टीके वाली चीज़ आप पूरी रखिए। दूसरी चीज़, अगर आपको पहले से कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, ये तीनों आपको एकदम कंट्रोल रखना है। इसकी दवाई आप रेगुलरली लीजिए और कोशिश करिए कि जब आप बेबी प्लान कर रहे हैं उससे पहले ही आपके एकदम कंट्रोल्ड हों। याद रखिए ये सारी चीज़ें बच्चों को पूरा असर डालती हैं। थायराइड की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर, सारी प्रॉब्लम्स, तो ये आपको कंट्रोल रखना है, बिल्कुल विद इन लिमिट्स रखना है। इसके अलावा अगर आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है या कोई और बीमारी, जैसे हमारे इंडिया में टीबी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, या अगर आपको कभी कोई सीजर की, दौरे की कोई प्रॉब्लम रही है, आप उसके ट्रीटमेंट में हैं, तो वो ट्रीटमेंट आपको पूरा करना है। और ये भी ध्यान देना है कि प्रेगनेंसी से पहले ही वो पूरा हो रहा है तो अच्छी बात है। और अगर आपको प्रेगनेंसी करनी पड़ रही है उस टाइम पर, तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या प्रेगनेंसी के टाइम आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके चेंज करिए। क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बच्चों पे इफेक्ट डालती हैं, उनके साइड इफेक्ट छोटे बच्चे पर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फोर्थ है आपका वेट। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी हैं, वेट आपका ज़्यादा है, तो कोशिश करिए कि प्रेगनेंसी से पहले ही आप उसे कंट्रोल कर लें, कम रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी आपको 10 से 14 kg तक वेट गेन करना ही करना है मिनिमम। तो ऐसा ना हो कि पहले से ही आपका वेट ज़्यादा है और प्रेगनेंसी में आपका और गेन होता चला गया। क्योंकि हमारे पास मदर्स आती हैं, वो बोलती हैं मैम मेरा वेट ज़्यादा था तो मैंने प्रेगनेंसी में कम खाया ताकि मेरा वेट और ना बढ़े, और इसका असर किस पर होता है? बच्चे पर। अगर बच्चा हमारा 3 kg से कम बॉर्न हो रहा है तो ये लो बर्थ वेट ही माना जाएगा। अगर हम वेस्टर्न डेटा मानते हैं तो इंडिया में 2.5 ही लो बर्थ वेट है, लेकिन मैं यही मानती हूँ कि बच्चा 3 kg का हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसी का उल्टा भी है, अगर आपका वेट बहुत कम है, आप बच्चे को ही पूरा नहीं संभाल पाएंगे, अपनी कंसीव नहीं कर पाएंगे, अपने वोम में नहीं रख पाएंगे, तो वो भी ठीक नहीं है। तो अपना न्यूट्रिशन अच्छा बिल्डअप रखिए, एक आपका जो अच्छा वेट होना चाहिए वहाँ तक पहुँचिए। और प्रेगनेंसी के आसपास डाइटिंग प्लीज़ बिल्कुल मत करिए। हाँ, जो बाहर की चीज़ें हैं, जो बहुत फास्ट फूड है, उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट मैं इसी पर आती हूँ, न्यूट्रिशन हमारा जो होता है, बैलेंस डाइट जो होती है, जो हम बच्चों के लिए ध्यान रखते हैं, वो ही हमें अडल्ट में भी ध्यान रखना होता है। हमारी बैलेंस डाइट में 50 to 60% कार्ब होता है, 10 to 20% फैट होता है, 10 to 20% प्रोटीन्स होते हैं, बाकी कुछ मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, रफेज होता है 5 to 7%। तो इसी तरह की हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। फैट को ज़्यादा ना लें, कार्ब को ज़्यादा ना लें, प्रोटीन को भी अच्छे से लें, ये बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन रिच डाइट आपके हमेशा डाइट में होनी ही चाहिए, स्पेशली जब आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बच्चे के ऑर्गन, बच्चे का ब्रेन, बच्चे की हर चीज़ प्रोटीन से ही बन रही है, तो उसकी कमी बिल्कुल बॉडी में नहीं होनी चाहिए, उससे आपको भी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि आपके घर में कोई फैमिली में कोई बीमारी तो नहीं चली आ रही है, जैसे कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी फैमिली में रन कर रही हैं।
अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं और आपकी फैमिली में ऐसी कोई जेनेटिक बीमारी है, आपको देख करके लगता है आसपास, आप बीमारी का नाम नहीं जानते लेकिन लगता है कि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में भी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए कि हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे आगे बेबी प्लान करना है, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मुझे आगे चल के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बच्चे को क्या हो सकते हैं, कितने % चांसेस हैं कि बच्चे कोई बीमारी होगी। तो हर एक में 100% बहुत ही रेयर है, हमेशा कुछ % होता है जितने में ही चांसेस होते हैं कि बीमारी डेवलप होगी, तो इसका ध्यान ज़रूर दें। और अगर आपका पहले कभी बार बार मिस कैरिएज हुआ है, ऐसे लगता है बेबी नहीं ठहरता है, उसे बार बार कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, तो भी बेबी प्लान करने से पहले हर बार ऐसे मत करिए कि आपने चांस लिया फिर मिस कैरिएज हुआ, चांस लिया फिर मिस कैरिएज हुआ। ऐसा मत करिए, आपकी बॉडी को भी बहुत हार्म होता है और आपकी जो फर्टिलिटी है उस पर भी असर पड़ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो बेटर है पहले डॉक्टर से सलाह लें, फिर उसके बाद ही प्रॉपर मेडिकेशंस की ज़रूरत है तो, या आपकी जो भी बॉडी में सुधार की ज़रूरत है उसके बाद ही बेबी प्लान करें। इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बता देती हूँ मेडिसिन जो हमें नॉर्मली लेना ही लेना है, वो है फॉलिक एसिड। बेबी प्लान करने से मिनिमम 3 मंथ्स पहले, या हो सके तो 6 मंथ्स पहले से आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। इसकी डोसेज के बारे में आप डॉक्टर से मिलकर डायरेक्ट सलाह लें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, कि आपको फॉलिक एसिड कितने दिन पहले से लेना है, और आपने कंसीव कर भी लिया है और आपको नहीं पता था तो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर दें। ये ऐसी चीज़ है जो आपको डे 1 से लेनी ही लेनी। बाकी मेडिसिन होती हैं जो हम फर्स्ट 3 मंथ्स में नहीं देते हैं, फिर देना है, वो अलग शेड्यूल है, हम उसके बारे में फ़िलहाल बात नहीं करेंगे, लेकिन फॉलिक एसिड आपको लेना ही लेना है। अब आते हैं बाकी ड्रग्स। बाकी अगर आपकी कोई और दवाइयाँ चल रही हैं तो उनकी डोज पे बहुत ध्यान दें। फर्स्ट नंबर पे उनकी डोज पे ध्यान दें, सेकंड नंबर पे वो प्रेगनेंसी में हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इस पर ध्यान दें। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिसका साइड इफेक्ट बच्चे पर होता है, तो मैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली बोलूँगी बात कि कोई भी दवाइयाँ आपकी चल रही हैं तो उनको डॉक्टर से छुपाएं नहीं, उनके साथ डिस्कस करें कि हम बेबी कंसीव करने वाले हैं तो हमें मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी है, तो उसका क्या ऑल्टरनेट है कि हमारी बीमारी उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपका प्रेगनेंसी का पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली माँ और बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस की जो रेट होती है वो बहुत कम हो जाएगी और चांसेस की डिलीवरी नॉर्मल होगा, मदर और बेबी हेल्दी होंगे, ये बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं प्री कंसेप्शनल प्लानिंग या प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। इस दौरान आपको जाकर के अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से या आपके यहाँ पे जो भी ऑब्स्टेट्रिशियंस अच्छे अवेलेबल हैं उनसे मिलिए और उनको बताइए कि आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं। इस दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि प्लानिंग के टाइम पे जो आपकी एज है फीमेल पार्टनर की, वो एज कितनी है, आपकी कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, आपने कभी किसी चीज के लिए कोई लंबा इलाज तो नहीं कराया है, टीबी को लेकर के, जॉन्डिस को लेकर के, या ओवरी या यूट्रस से संबंधित आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही, पीरियड्स कोई डिस्टर्ब तो नहीं रहे, आपकी फैमिली हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, या आपकी मदर या मासी या सिस्टर्स को प्रेगनेंसी ठहरने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, या उनको कोई गायनेकोलॉजिकल इश्यूज तो नहीं रहे, आपको कोई ड्रग एलर्जी तो नहीं है, आपका वेट कितना है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये सब डॉक्टर्स आपसे बातचीत करके आपकी हिस्ट्री में असेस करेंगे और ये इतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितने कि टेस्ट। तो एक केयरफुल हिस्ट्री आप एक्सपेक्ट करेंगे अपने डॉक्टर से और उसके बाद कुछ टेस्ट। ये टेस्ट बेसिकली कराए जाते हैं ये जानने के लिए कि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी लेने के लिए तैयार है या नहीं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम आपके पार्टनर यानी कि आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जाने, क्योंकि RH नेगेटिव अगर मदर रहती है और फादर RH पॉजिटिव होता है तो इस प्रेगनेंसी को हमें केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है, कुछ एडिशनल टेस्ट लगते हैं और डिलीवरी के बाद भी कुछ एडिशनल मेडिकेशन और टेस्ट किए जाते हैं। आपकी बॉडी में ब्लड की कमी तो नहीं है, विटामिन D की कमी तो नहीं है, B12 की कमी तो नहीं है, थायराइड विद इन नॉर्मल रेंज है कि नहीं, शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है, वायरल मार्कर्स HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, VDRL ये आप दोनों का ठीक है या नहीं, आपका थैलेसीमिया या सिकल सेल अनीमिया का स्टेटस क्या है। ये बेसिक से टेस्ट है जो हर कपल को कराने चाहिए। इसके अलावा आप रूबेला से इम्यूनाइज है कि नहीं, कभी कभी हमें हिस्ट्री में पता चल जाता है कि हाँ अगर आपका बचपन में रूबेला, जैसे आम भाषा में
कोई लोग छोटी माता भी बोलते हैं, ऐसा अगर कुछ हो रखा है तो डेफिनेटली आप इम्यूनाइज्ड हैं। अगर नहीं है तो आपके डॉक्टर आपको रूबेला वैक्सीनेशन की सलाह दे सकते हैं। और अगर आप रूबेला वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन के बाद आपको 3 महीने तक प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है। एक आपका एक रूटीन गायनेक चेकअप होगा और उस चेकअप के दौरान अगर आप अपना पैप स्मीयर भी करा लेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना चाहिए ये जानने के लिए कि कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये प्री कंसेप्शनल इवैल्यूएशन आपको एक तो कॉन्फिडेंस देगा दैट यस आप फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं प्रेगनेंसी को लेने के लिए, आपकी बॉडी में ऐसी कोई डेफिशिएंसी नहीं है जिसके चलते आपको या आपके बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, और एक आपका मेंटल बैकअप भी, मेंटल कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जो बेस्ड अपॉन कि अगर आपकी हिस्ट्री में आपके एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर को कुछ लगता है या आपकी पहले कोई मिस कैरेज की हिस्ट्री है तो बेस्ड अपॉन दैट कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी आपको एडवाइस किए जा सकते हैं। तो ये सब के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आपको कुछ मेडिसिन बताने वाले हैं कंसीव करने के लिए या कुछ बहुत ज्यादा टिप्स देने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चा पैदा जो होता है इट्स लाइक एन आर्ट, इट्स लाइक नेचर। तो नेचर को ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। अगर ये सब चीजें आपकी ठीक आती हैं तो आपको सिर्फ फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन लेना है। ये एक विटामिन होता है जिसकी जरूरत प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो फॉलिक एसिड की बस सप्लीमेंटेशन आपको दी जाएगी। हाँ, अगर आपके टेस्ट रिपोर्ट्स में कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उन कमियों को दूर करने के लिए उसी के हिसाब से मेडिकेशन सजेस्ट करी जा सकती हैं, अदरवाइज कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको फर्टाइल पीरियड समझाया जाएगा। फर्टाइल पीरियड मतलब कि वो समय जब आप लोग ट्राई कर सकते हैं प्रेगनेंसी लेने के लिए और प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। यहाँ पे मैं एक बात पे स्ट्रेस करना चाहूंगी कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जिस मंथ उन्होंने ट्राई किया तो प्रेगनेंसी रुक जानी चाहिए, और अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती तो वो परेशान हो जाते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, बोलते हैं क्या प्रॉब्लम हो गया, हमारी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। देखिए ऐसा नहीं है, अगर सब चीजें ठीक भी रहती हैं तो जब आप ट्राई करते हैं तो उस मंथ 20 मैक्सिमम 25% चांसेस होंगे कि आप कंसीव कर पाएंगे। तो अगर सब चीजें आपने पहले से करा ली थी, ठीक है, आप फर्टाइल पीरियड को भी फॉलो कर रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम आपका नहीं है, एज 30 से कम है, तो प्लीज बिल्कुल भी पैनिक मत करिए। आराम से अपने आप को रिलैक्स होकर के क्वालिटी टाइम दीजिए जो कि साल भर का होना चाहिए। ज्यादातर केसेस 90-95% केसेस में विद इन 1 ईयर रिजल्ट मिल जाएगा। सिर्फ 5-10% केसेस ऐसे रहेंगे जिन्हें कुछ इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले आपको कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है या आपकी हिस्ट्री में कुछ ऐसा आता है जैसे कि पीरियड्स डिस्टर्ब्ड है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रहा है या आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस टेस्ट के दौरान निकल आ जाते हैं, तो फिर आप 6 से 7 महीने के ट्रायल के बाद ही अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिल सकते हैं अगर आपको प्रेगनेंसी। कौन सी चीज़ें आपको अर्ली प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है ताकि आपकी प्रेगनेंसी मिस ना हो जाए, बच्चा बहुत ही अच्छे से ग्रो अंदर करता रहे। सबसे पहले जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, पहली गलती जो आप करते हैं वो है डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना, यानी कि वेट करते हैं 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना वेट करते हैं, फिर जाके डॉक्टर को कंसल्ट करने के बारे में आप सोचते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे ही आपके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आपकी यूपीटी पॉजिटिव आती है, पहला काम उसी दिन गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने का करिए। और वहाँ पर ये बताना भी मत भूलेगा कि ये नेचुरल प्रेगनेंसी है या फिर आपने इसके लिए ट्रीटमेंट ली थी, क्योंकि यदि नेचुरल प्रेगनेंसी है तो दवाई अलग होगी, मेडिसिन के बाद प्रेगनेंसी रुकी है तो वो दवाई अलग होगी, वहाँ पर प्रिकॉशंस थोड़े से ज़्यादा लेते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो आप ये बताना बिल्कुल मत भूलेगा। तो जैसे ही आपके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए, आप तुरंत ही अपने लेडी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए और वहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए ताकि बच्चा अंदर पहले से ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसके सारे विटामिन सप्लीमेंट स्टार्ट हो जाए। जो बच्चे के ऑर्गन डेवलपमेंट का टाइम होता है वो पहले 3 महीने में होता है, हर एक ऑर्गन वहाँ पर नया बनता है, उसी 3 महीने में उसको विटामिन की, सारे प्रोटीन की जरूरत ज़्यादा रहती है। तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के मिल के आए। दूसरा स्टेप है उसकी सारी जो मेडिसिन दी है वो अच्छे से लेना। काफ़ी सारी ऐसी लेडीज रहती है जो ये बोलती है कि मुझे दवाइयाँ पसंद नहीं है, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है, मैं खाने पे ध्यान दे रही हूँ, यानी कि फ्रूट ले रही हूँ, हेल्थी डाइट ले रही हूँ, ड्राई फ्रूट ले रही हूँ।
तो मुझे क्या ज़रूरत दवाइयों की, इसमें से सब मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। विटामिन जो होते हैं उसकी नीड डबल हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो उसके लिए डाइट के साथ साथ विटामिन की गोलियां लेना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली आपको प्रिस्क्राइब की है तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेडिसिन जो जो प्रिस्क्राइब की गई वो अच्छे से लीजिए। मेडिसिन लेने के साथ साथ एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि यदि आपकी प्रायर कोई मेडिसिन चल रही है, यानी कि आपको डायबिटीज़ की तकलीफ है, डायबिटीज़ की दवाई चल रही है, या फिर थायराइड की तकलीफ है, थायराइड की दवाई चल रही है, माइग्रेन की तकलीफ है, या फिर आपको एपिलेप्सी यानी कि सीजर की तकलीफ है, कोई भी दवाई आप ले रहे हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, तो गायनेकोलॉजिस्ट को वो सारी दवाइयाँ लेके जाओ, साथ में दिखा दो। उसके डोज फिर से चेंज होंगे आपकी प्रेगनेंसी के दौरान। आप जो भी फिजिशियन को दिखा रहे हैं उसको फिर से मिलना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी के दौरान इसका क्या डोज लेना है। तो दवाइयाँ जो उसने दी है वो भी अच्छे से लेनी है, साथ में ये जो दवाई आप ऑलरेडी ले रहे हैं उसका डोज भी रिसेट करना पड़ेगा। तो ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज़ तो ध्यान में रखनी है वो है रिलेशन, यानी कि आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन किस टाइम पे रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। उसके लिए एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हम बोल देते हैं यदि मेडिसिन के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद प्रेगनेंसी रुकी है तो पहले 3 महीने अवॉइड कीजिए। यदि बार बार आपको पहले भी बच्चा मिस होने की हिस्ट्री है तो रिलेशन अवॉइड कीजिए। यदि कंप्लीट नेचुरल प्रेगनेंसी है, डॉक्टर ने वहाँ पर अच्छे से बच्चा देख लिया, धड़कन आ गई है और कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 1 महीना कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर रिलेशन रख सकते हैं, दोनों की मंजूरी हो तो। तीसरी चीज़ जो होती है वो है कितना आप काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, घर का काम, जॉब वगैरह वो कितना कर सकते हैं। तो उसके अंदर बहुत भारी सामान नहीं आपको उठाना है, यानी कि कपड़ों की भरी बाल्टी उठा ली या फिर कोई और भारी सामान उठा लिया, ऐसा पहले 3 महीने नहीं करना है आपको। दूसरा, ट्रैवलिंग का जो हम बोलते हैं, जॉब करती है वो लेडी का स्पेशल क्वेश्चन रहता है, ट्रैवलिंग कर सकते हैं तो अपनी खुद की कार हो या स्कूटी हो या फिर आपकी खुद की जो व्हीकल हो, तो आप रोड पे बहुत ही धीमी स्पीड पे चला के कर सकते हैं ट्रैवलिंग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बम्पी रोड है या नहीं। तीसरी चीज़ जो आपको मेन होती है वो है घर का काम सब कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, झाड़ू पोछा वगैरह आप कर सकते हैं, घर पे जो रसोई वगैरह वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बहुत ही आपकी ये जो हमने बताया आगे, जिस तरह से ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी रुकी है या फिर पहले मिस होने की हिस्ट्री है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। पोछा लगा रहे हैं तो जो खड़े होने वाला होता है वो लगाइए। रसोई करते हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ, 2-3 घंटे तक स्ट्रेट खड़े ना रहो। तो थोड़ा थोड़ा केयर करेंगे तो 3 महीना इजीली निकल जाएगा, उसके बाद मिस होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, गर्म चीज़ें नहीं खानी है, स्पेशल इस समय में जहाँ पर रोज हल्दी, अदरक, ये उकाड़ा, गिलोय का जूस, ये बहुत सारी ऐसी होम रेमेडी है जो हम इन्फेक्शन के बचने के लिए, ये जो डिजीज है उसके बचने के लिए लेने के लिए बोलते हैं। लेकिन यदि प्रेगनेंसी कंसीव हुई या प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है, क्योंकि ये आपके बच्चे को अंदर नुकसान कर सकता है। इम्यूनिटी अंदर से बनेगी, कोई भी हल्दी अदरक लेने से या फिर वो सारे जूसेस लेने से नहीं आ जाएगी, अपने आप नहीं आ जाएगी। अंदर से आप हेल्दी डाइट लेंगे, स्ट्रेस कम कर देंगे तो इम्यूनिटी अच्छी ही रहने वाली है। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपके गांव में यदि पास्चराइज्ड मिल्क नहीं मिल रहा है तो आप दूध उबाल के पीजिए, कच्चा दूध डायरेक्ट आपको नहीं पीना है। दूसरी, यदि आपकी कोई बैड हैबिट्स है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो वो कम कर देना है, धीरे धीरे बंद कर देना है। चाय या कॉफ़ी आप दिन में 2 कप पी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। दूसरी चीज़ है, आपको हेल्दी खाने की आदत भी डालनी होगी इसके साथ साथ। हेल्दी यानी कि डेली का एक सीजनल फ्रूट हो वो खा लीजिए, नट्स सारे लीजिए, ड्राई फ्रूट सारे लीजिए। आप खाने में जो घर पे बनता है रोटी दाल सब्जी चावल वो लीजिए। प्रोटीन रिच डाइट बढ़ा दीजिए खाने में। तो हेल्दी डाइट लेंगे तो अंदर बच्चे का वजन भी अच्छे से बढ़ेगा, उसके सारे ऑर्गन डेवलपमेंट अच्छे से होता रहेगा। साथ में थोड़ा सा मेडिटेशन करने की आदत डालिए। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान जितनी फिजिकल, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन आप अच्छे से मेडिटेशन करेंगे, काम एंड कूल रहेंगे प्रेगनेंसी के दौरान, तो आने वाला बच्चा बहुत ही शांत आएगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका IQ बहुत ही अच्छा होगा। तो मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए,
ताकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, जो आज की हमारी जनरेशन में रेट कम होते जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले दिन से एक्सरसाइज करने की हैबिट डालिए। लेकिन हाँ, इसमें भी यदि आपकी पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही है जहाँ पर बार बार मिस हुआ है बच्चा, तो पहले 3 महीने में एक्सरसाइज बिल्कुल अवॉइड कीजिए, कंप्लीटली रेस्ट पे रहिए आप। यदि इसमें से भी कुछ कंफ्यूजन है आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड